फ्यूरियस फिगर की ऊंचाई और आकार एक इंसान के समान थे। यह सटीक रूप से इसकी फिजिक एक महिला के समान थी जो कि काफ़ी सुंदर थी। उसकी अपीयरेंस आदर्श की तुलना में बहुत ही अलग थी जब उसका फिगर फायर फ्लेम्स से कवर्ड रहता था। उसकी फ्लेम्स केवल आदर्श के शरीर के बाहर एक सुपर मोड की तरह जल रही होती थी, लेकिन फायर फिगर खुद आग से बनी थी। उसका चेहरा भी फायर फ्लेम्स में जल रहा था। उसके चेहरे की फीकी विशेषताएं थी, लेकिन वे इंसान की तरह विस्तृत नहीं थी। क्या आप हमारी भाषा समझ सकती हैं? उग्र जादूगरनी को घूरते हुए आदर्श ने पूछा। उग्र जादूगरनी एक एक्सप्रेशन के साथ उसके पास तैरती रही जिसे आदर्श समझ नहीं सका। बाय द वे, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स, आदर्श ने धीरे से कहा। आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि उग्र जादूगरनी जिसने पास्ट में सादिका की मां को बचाया था, वो उसे भी बचाएगी और उसे पहाड़ी की चोटी पर ले आएगी। उग्र जादूगरनी ने आदर्श को देखा। उसके होंठ थोड़े खुल गए, मानो वो मुस्कुरा रही हो। आदर्श ने इसे देखा और किसी तरह उसे उसके एक दयालु महिला होने का एहसास हुआ। यहाँ तक कि उसकी मुस्कान भी इतनी कोमल थी। ठीक है, मेरे दोस्त अभी भी गुफा में फंसे हुए हैं, आदर्श ने अपने ग्रुप के बारे में सोचते हुए कहा। उग्र जादूगरनी ने अपना सिर हिलाया और आदर्श को हाथों के इशारों का यूज करते हुए कहा कि लावा लंबे समय तक नहीं रहेगा, इसलिए वे बहुत पहले ही चले गए होंगे। अब उसे वहाँ कोई नहीं मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आदर्श ने अपनी ज़्यादातर हड्डियों को तोड़वा लिया था, इसलिए उसे कुछ समय के लिए फायर क्लाउड फ्रूट के साथ आराम करने की ज़रूरत थी। आदर्श जानता था कि वो अपनी करंट कंडीशन में कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक तीखी मुस्कान छोड़ी और उस उग्र जादूगरनी के साथ बातचीत करना शुरू किया जो मानव भाषा को समझती थी। विशाल काला सांप भी इंसानी भाषा को समझता था, इसलिए जब वो नॉर्थ बर्निंग वैली की असाधारण उग्र जादूगरनी से मिला तो वो तैयार था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप फ्लेम बेले हैं? आदर्श ने दृढ़ता से पूछा और उग्र जादूगरनी को करीब से देखा। किताबों में कहा गया था कि फ्लेम बेले एक महिला के समान दिखती थी और दूर से उसकी अपीयरेंस पवित्र हवा और अधिकार के संकेत के साथ आग में खड़ी एक ग्लैमरस महिला की तरह दिखाई देती थी। भले ही उग्र जादूगरनी किताबों में डिस्क्राइब तरीके से थोड़ी अलग थी, फिर भी आदर्श को लग रहा था कि वो फ्लेम बेले थी। जिन लोगों ने फ्लेम बेले को देखा था उन्होंने उसे एक भयानक बीस्ट बताया था। भले ही बीस्ट इंसानों का लगातार पीछा नहीं करेगा, लेकिन जो लोग उसे गुस्सा दिलाते थे और उसके एरिया में घुसपैठ करते थे, उन्हें उसके गुस्से के परिणाम भुगतने पड़ते थे। उग्र जादूगरनी ने अपना सिर न में हिलाया, जिसका मतलब था कि वो फ्लेम बेले नहीं थी। ओह, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आदर्श ने उसके इशारों से उग्र जादूगरनी के सवालों को समझा और ईमानदारी से जवाब दिया। मैं फ्लेम बेले की तलाश में था। मैं एक समनर हूँ और मैं अपना कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बनने के लिए एक फ्लेम बेले के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता था। उग्र जादूगरनी ने आदर्श को यह कहते हुए अपना सिर हिलाया कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था। मैं बस अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। ये ठीक है अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाता, आदर्श ने सिर हिलाते हुए कहा। रात होते ही तारे रात के आसमान में मोतियों की तरह जगमगाने लगे। आदर्श पहाड़ी की चोटी पर लेटे हुए आसमान के तारों को देख रहा था। आदर्श को ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस पहली बार हुआ था जब वो एक उग्र प्राणी के साथ बातचीत करते हुए एक पहाड़ की चोटी पर लेट गया था। हालांकि उग्र जादूगरनी को कुछ मामलों को संभालना था, उसने आदर्श को आराम करने दिया और उसने जल्दी ही पहाड़ छोड़ दिया। आदर्श ने महसूस किया कि ये अफसोस की बात है, क्योंकि वो बता सकता था कि उग्र जादूगरनी कोई साधारण प्राणी नहीं थी। वो अब केवल उसके वापस आने पर ही उससे और सवाल पूछ सकता था। अचानक ही पीछे से एक सर्द हवा का झोंका आया और उसके बाद एक डरावनी आवाज सुनाई दी। आदर्श अभी तक ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वो मुश्किल से चल पा रहा था। तो उसने जल्दी से अपने आसपास देखा, ये देखने के लिए कि क्या आसपास कुछ छिपा हुआ था। उग्र जादूगरनी आदर्श से पहले ही घुसपैठिए के बारे में जान गई थी। उसने तीखी निगाहों से पहाड़ की चोटी को खंगाला। अचानक लाल पत्ते पेड़ों से गिरने लगे और ऐसा लगा जैसे उनके बीच से कुछ तेजी से रेंग रहा हो। उड़ते हवा के पत्तों के बीच आदर्श ने तेजी से रेंग रहे एक सरपेंटाइन क्रिएचर को देखा जिस पर शार्प लाइंस थी। हालांकि इसका आकार विशाल काले सांप से छोटा था, फिर भी यह लगभग 15 मीटर लंबा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि क्रिएचर के 3 सिर थे। सिर के नीचे का जोड़ काफी मोटा था जो 3 सेक्शंस में बटा हुआ था। क्रिएचर ने अपने अलग अलग रंगों वाले 3 सिर हवा में ऊपर उठाए। बाईं ओर का सिर गहरे भूरे रंग की चट्टान से बना था। बीच का सिर डार्क रेड था। इसकी चमड़ी पर महीन रेड मार्क्स थे और पतली पतली लाइंस भी थी। उसकी आंखें लाल थी। उसकी निगाहें अपने शिकार को डराने के लिए काफी थी। दाईं ओर का सिर नीले और हरे रंग का था।
डल कलर उसके जहरीले नेचर का संकेत था, जिसके बड़े नुकीले और जहरीले दांत दिखाई दे रहे थे। आदर्श 3 सिर वाले सांप को देखकर चौंक गया। हालांकि ये क्रिएचर कमांडर लेवल के डीमन बीस्ट जितना विशाल नहीं था जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन 3 अलग-अलग एलिमेंट्स के साथ इसके 3 सिर से साफ पता चल रहा था कि ये कोई ऑर्डिनरी क्रिएचर नहीं था। आदर्श उसके रॉकेट और जहरीले सिर को देखकर उसके लेवल का तो पता नहीं लगा सकता था, लेकिन सुरेंद्र के शिष्य ने कहा था कि उच्च वंश वाले सांपों पर पतली लाइंस होंगी। सांप के बीच वाले लाल सिर पर पतली पतली लाइंस थी, जो उसके लेवल का एक क्लियर साइन थी। 3 सिर वाले सांप ने इंसानी गंध को सूंघ लिया था। इस तरह के क्रिएचर से इंसानों को बहुत बड़ा खतरा होता था और उन्हें सबसे ज्यादा खून का प्यासा भी माना जाता था। मंत्री राजेश स्नेक टाइप के बीस्ट के खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने विशाल काले सांप को सबसे बड़ा खतरा माना था। आदर्श ने नहीं सोचा था कि विशाल काले सांप के उसके करीबी रिश्ते के कारण 3 सिरों वाला सांप उससे डरेगा। जब तीनों सिरों की निगाहों ने उसे घूर कर देखा तो आदर्श की पीठ में झुरझुरी दौड़ गई। वो गंभीर चोटों के कारण मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता था, लेकिन अपने पीक पर भी वो आसानी से बता सकता था कि उसकी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस को देखते हुए वो क्रिएचर से कोई मुकाबला नहीं कर पाता। उसी पल एक सुखद लेकिन उग्र आवाज सुनाई दी। आवाज की डायरेक्शन से गर्मी की लहर फैल गई। आदर्श ने मुड़कर देखा। कुछ 100 मीटर की दूरी पर फायर क्लाउड ट्रीज के बीच उग्र जादूगरनी तैर रही थी। वो 3 सिर वाले सांप पर गुस्से से दहाड़ रही थी, जो आदर्श को खाना चाहता था। उसके फीरी फिगर के ऑरा के कारण लाल पत्ते हवा में उड़ गए। वो हवा में मंडरा रही थी। उसके शरीर की बाहरी त्वचा पर जल रही फायर फ्लेम्स एक ब्लेजिंग रेड गाउन जैसी लग रही थी और वो एक रानी की तरह दिख रही थी। उसकी पवित्रता और बेजोड़ गरिमापूर्ण अफेक्ट एरिया सभी बीस्ट को डर से उसके अधीन होने के लिए मजबूर करने के लिए काफी था। आदर्श ने उसे हैरानी से देखा। अभी एक पल पहले वो उग्र जादूगरनी को एक सौम्य महिला मान रहा था, फिर भी वो जिस जबरदस्त ऑरा को रिलीज कर रही थी उसने आदर्श को उसके बारे में एक अलग व्यू रखने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। 3 सिर वाला सांप एक खतरनाक बीस्ट था, लेकिन जब उसने उग्र जादूगरनी को गुस्से में आते देखा तो उसकी आदर्श के करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। 3 सिर वाला सांप पूरी तरह से डर गया। वो जल्दी से घूम गया। उसके सिर में कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स थे कि किस डायरेक्शन में भागना है। अपने सिर को आपस में भिड़ाते हुए वो तेजी से रेंगते हुए भाग गया। कुछ ही सेकंड में 3 सिर वाला सांप पहाड़ी पर फायर क्लाउड वुड्स में भाग गया। आदर्श ने सोचा कि इसका अंत हो गया, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए जंगल में फायर क्लाउड स्पैरो के झुंड डर गए और दूर उड़ गए, जबकि जंगल में रहने वाले बीस्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए। आदर्श अवाक रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि उग्र जादूगरनी एक स्पेशल ह्यूमन जैसी क्रिएचर है, जो कई सालों तक आसपास रहने के बाद इंसानी भाषा को समझ सकती है, जिससे उसकी इंटेलिजेंस डेवलप हुई थी। वो बहुत ही कम जानता था कि उसका वंश नॉर्थ बर्निंग वैली के शासक की तरह अत्यंत ही महान था। 3 सिरों वाला सांप और फायर क्लाउड स्पैरो के झुंड जो उड़ गए, वे केवल कुछ छोटे सर्वेंट क्लास बीस्ट नहीं थे। उग्र जादूगरनी की डरावनी प्रेजेंस लंबे समय के बाद धीरे धीरे पीछे हट गई। हालांकि ये बताना इम्पॉसिबल था कि फायर क्लाउड वुड्स को अपनी नॉर्मल परिस्थिति में लौटने में कितना समय लगेगा। उग्र जादूगरनी धीरे धीरे दूर से आदर्श की ओर तैरने लगी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसने अपनी यूजुअल फ्रेंडलीनेस से वापस पा ली थी, जो कुछ ऐसा था जिसे आदर्श समझ नहीं पाया। ये साफ था कि उग्र जादूगरनी बहुत ही पावरफुल थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो इंसानों के प्रति इतनी फ्रेंडली क्यों थी। आदर्श का मानना था कि उसे खाने की कोशिश करने के लिए ही वो 3 सिरों वाले सांप पर गुस्सा हुई थी। थैंक्स। कुछ समय बाद आदर्श ने कहा। वो अभी भी उग्र जादूगरनी को देखकर सदमे में था। उग्र जादूगरनी के धुंधले चेहरे पर एक अपोलोजेटिक स्माइल दिखाई दी, मानो वो पूछ रही हो कि क्या आदर्श को चोट लगी है। आदर्श पूरी तरह से ठीक था। ये सिर्फ इतना था कि उसकी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस के कारण उसका लगभग दम घुट गया था। आदर्श ने जब देखा कि वो उसके हाथों में कुछ सावधानी से पकड़े हुए, तो उसने तुरंत ही टॉपिक बदल दिया। वो क्या है? मेरे खाने के लिए? उग्र जादूगरनी ने आदर्श का सवाल सुनते ही एक लंबा चेहरा खींचा। आदर्श ने जब महसूस किया कि उसने गलत शब्दों का यूज किया है तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उग्र जादूगरनी के हाथों में एक ट्रांसपेरेंट फ्रूट था। इसकी चमक और सुगंध दोनों से पता चल रहा था कि फ्रूट फायर क्लाउड फ्रूट के कंपैरिजन से बेहतर क्वालिटी का था। क्या ये अग्नि आपदा फल हो सकता है? आदर्श ने बेतरतीब ढंग से पूछा। उग्र जादूगरनी थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर उसने सिर हिला दिया।
आदर्श ने लगभग अपना जबड़ा जमीन पर गिरा दिया जब उसने उसे सिर हिलाते हुए देखा। वो बिना सोचे समझे बस पूछ रहा था। काफी खोजबीन करने पर भी ग्रुप को यह नहीं मिला था, लेकिन अब वो यहीं उसके सामने था। आदर्श पूरी तरह से अवाक रह गया था। हालांकि वो ये नहीं समझ पाया कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। उसे अग्नि आपदा फल मिल गया था, लेकिन वो चीज साफ तौर पर उग्र जादूगरनी के लिए कीमती थी। वो इंसानों के प्रति फ्रेंडली हो सकती है, लेकिन उसके पास उसकी चीज उसे देने का कोई चांस नहीं था। इसके अलावा उग्र जादूगरनी ने कुछ ही पल पहले अपने रूलर जैसी शक्ति का प्रदर्शन किया था। उससे अग्नि आपदा फल लेने की कोशिश करना इम्पॉसिबल था। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। ये अग्नि आपदा फल हम इंसानों के लिए बहुत ही कीमती है और मेरा मानना है कि उनमें से कई इसे लेने के लिए बर्निंग वैली में आ रहे होंगे। अगर ये चीज़ वाकई आपके लिए ज़रूरी है तो आपको इसे सेफ रखना चाहिए। मुझे पता है कि आप इंसानों के प्रति फ्रेंडली हैं, लेकिन हर इंसान ईमानदार और मेरे जैसा अच्छा नहीं होता है। आदर्श ने उग्र जादूगरनी को समझाते हुए कहा। आखिरकार उग्र जादूगरनी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो कुछ अनग्रेटफुल करने का प्लान नहीं बना रहा था। वो बता सकता था कि उग्र जादूगरनी अग्नि आपदा फल की केयरफुली प्रोटेक्शन कर रही थी। उग्र जादूगरनी ने थोड़ा सा सिर हिलाया। उसने आदर्श की हालत के बारे में पूछा। आदर्श नॉर्मली घूम सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इंटरनल इंजरीज से उबरने में उसे कितना समय लगेगा। उग्र जादूगरनी ने आदर्श को बताया कि जगह सेफ नहीं है और आदर्श को उसके साथ चलने के लिए कहा। आदर्श को वैसे भी कहीं नहीं जाना था और उसके पास खुद को बचाने की एबिलिटी भी नहीं थी, इसलिए उसके पास उग्र जादूगरनी को फॉलो करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उग्र जादूगरनी आदर्श को घने जंगल के पीछे ले गई। जंगल काफी विशाल था, लेकिन क्योंकि ये एक पहाड़ी की चोटी पर था, इसलिए उन्हें इसे पार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही वे फायर क्लाउड वुड्स के किनारे पर पहुंचे, वे थोड़ी ऊपर उठे हुए एरिया में पहुंच गए। ढलान काफी जेंटल थी और सबसे ऊपर एक विशाल ट्री था जो फायर क्लाउड ट्री से अलग था। पेड़ पर कोई पत्ते नहीं थे और मेन ब्रांच एक दूसरे के बीच ट्विस्टेड और वाइंडिंग थी। उसकी बहुत सारी टहनियाँ उलझी हुई थी। पत्तों के बिना भी ये काफी एस्टोनाइजिंग लग रहा था। तारों वाले आकाश के नीचे विशाल पेड़ अकेला खड़ा था। उसकी टहनियाँ रात के आसमान की ओर पहुंच रही थी, जबकि ब्रांचेस चारों दिशाओं में फैल रही थी। आदर्श ने अपने एंगल से पेड़ पर ऊपर की ओर देखा। वो ब्रांचेस और टहनियों के गैप के बीच सितारों को देख सकता था, जैसे कि स्टार्स पेड़ पर लगे हुए हों और पेड़ आसमान में लगा हो। ऐसा लगा जैसे स्टेलर व्यू से उसका दिल शुद्ध हो रहा हो। पेड़ बर्निंग वैली में एक पहाड़ी की चोटी पर अकेला था। भले ही अनगिनत हंटर नॉर्थ बर्निंग वैली का दौरा कर चुके हों, लेकिन उनमें से किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस जगह पर ऐसा चमत्कार होगा। इसे रेगिस्तान में चमत्कार के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता था। आदर्श ने पेड़ तक जाने के लिए उग्र जादूगरनी का पीछा किया। उग्र जादूगरनी ने धीरे धीरे अग्नि आपदा फल को ब्रांचेस के बीच रख दिया। फल पहले से ही चमक रहा था, लेकिन ये स्टार्स से घिरे होने पर ज्यादा चमक रहा था। क्या ये वो जगह है जहां अग्नि आपदा फल का जन्म हुआ था? आदर्श ने एक बार फिर बिना सोचे समझे पूछा। पहाड़ी के भीतर गुफा के अंदर उबलते लावा ने आखिरकार गिरने के कुछ संकेत दिखाए। गुफा में फंसे 5 मैजिशियंस ने राहत की सांस ली। गुफा बहुत बड़ी नहीं थी और लावा द्वारा प्रोड्यूस गैस कभी कभी गुफा में घुस जाती थी, इसलिए गुफा में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अगर वे और ज्यादा समय तक अंदर रहते तो उनका दम घुटने से मौत हो सकती थी। केवल एक चीज जिसने सभी को सुकून दिया वो ये थी कि आदर्श का स्विफ्ट स्टार वुल्फ पूरे समय के दौरान उनके साथ ही था। यह साइन था कि आदर्श अभी भी जिंदा था। राधा की निगाहें कभी भी स्विफ्ट स्टार वुल्फ से नहीं हटी। यहाँ तक कि जब वे थकान के कारण थोड़ी बंद हो जाती थी तो वो तुरंत ही उन्हें खोल लेती थी, क्योंकि उसे डर था कि स्विफ्ट स्टार वुल्फ कहीं पलक झपकते ही गायब ना हो जाए। लावा चला गया है, लेकिन हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अभी हवा अंदर नहीं आ रही है, आहन ने अपने ग्रुप से कहा। पांचों का ग्रुप गुफा के लावा से फ्री होने का इंतजार करता रहा। अंत में ताज़ी हवा गेप से गुफा में आ गई। चलो चलते हैं और आदर्श को ढूंढते हैं। गुफा से बाहर आकर ग्रुप तेजी से पहाड़ी की तलहटी की ओर चला गया। क्योंकि आदर्श लावा से बह गया था, इसलिए उनका मानना था कि वो जरूर पहाड़ी की तह तक धारा के साथ बह गया होगा। वे फ्लो को फॉलो करके उसका पता लगाने लगे। हालांकि लावा लिक्विड था, लेकिन इसकी चिपचिपाहट बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए इसके फ्लो की स्पीड धीमी थी। ऐसा सब्सटेंस किसी जगह पर आसानी से जमा हो जाता था और एक बार ठंडा होने के बाद ये चट्टानों में बदल जाता था। अगर लावा ठंडा होने से पहले वे आदर्श का पता नहीं लगा पाए तो उनके लिए उसे ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता।
ग्रुप गुफा की तह तक पहुंचा, लेकिन उन्हें आदर्श कहीं भी दिखाई नहीं दिया। घबराए हुए ग्रुप ने तुरंत ही एक और मुसीबत से ठोकर खाई, जो दो मुंह वाला टर्टल बीस्ट था जो उनका रास्ता रोक रहा था। जैसे ही यहाँ ने बीस्ट को देखा, उसके मन में बदला लेने की तीव्र इच्छा जाग गई। उनके सरप्राइज के लिए बीस्ट ऐसा था जो झुंड में रहता था। जब आहन बीस्ट को मारने वाला था तो उसी तरह का एक बड़ा बीस्ट अचानक ही कहीं से प्रकट हुआ। अपना बदला लेने के बारे में तो भूल जाओ, ग्रुप का दो मुंह वाले टर्टल बीस्ट द्वारा पीछा किया जाने लगा। पार्टी फायर पिलर हिल से भाग गई और चट्टानों और रेत से भरी घाटी में लौट आई। उनके सरप्राइज के लिए दो मुंह वाले टर्टल बीस्ट लगातार उनका पीछा करते रहे। अब क्या, अगर हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सके तो हमारे पास आदर्श की तलाश करने का टाइम नहीं बचेगा, समीर ने टेंशन में कहा। ऐसा लग रहा है कि लोगों का एक ग्रुप हमारी डायरेक्शन में आ रहा है। भाड़ में जाओ, चलो उनकी ओर दौड़ते हैं, आहन ने एक डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहा। पांचों का ग्रुप दूसरे ग्रुप की ओर दौड़ा। जब आहन ने देखा कि उनका लीडर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके बालों में चोटी थी, तो उसका चेहरा सदमे से भर गया। सादिका के एक्सप्रेशन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा जब उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आहन ने उसे व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। चोटी वाले आदमी ने झुककर सादिका की ओर देखा जो आहन के पास खड़ी थी और उसने सिर नीचा किया हुआ था। उसने ठिठुरते हुए कहा, नॉनसेंस, ये बच्चों के आने की जगह नहीं है। अंकल, इसे बात के लिए बचा लेना, प्लीज हमारे पीछे पीछा करने वाले बीस्ट से छुटकारा पाने में हमारी मदद करें, हमारा एक दोस्त अभी भी खतरे में है। आहन ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए जल्दी से कहा। आर्यन दो मुंह वाले टर्टल बीस्ट के बारे में जानता था जिनके शरीर मेटल से ढके हुए लगते थे। वो अपने चेहरे पर तिरस्कार के संकेत के साथ अपने माउंट से नीचे कूद गया। उसके शरीर के चारों ओर कुछ स्टार पैटर्न दिखाई दिए। स्टार पैटर्न एक साथ चौंकाने वाली स्पीड से जुड़ने लगे। स्टार पैटर्न एक साथ जुड़ गए जिससे उसके चारों ओर एक 3 डायमेंशनल ड्राइंग बन गई। ब्राउन स्टार कॉन्स्टलेशन पूरी तरह से बन गया। आर्यन की आंखों से एक भूरी झिलमिलाहट निकली और जैसे ही चमक अपनी सबसे मजबूत चमक तक पहुंची, एक फैन के शेप्ड का फोर्स दो मुंह वाले टर्टल बीस्ट की डायरेक्शन में फैल गया। एक भूरे रंग की शेडो एक पंजे की तरह दूर तक फैल गई और रास्ते में ढीली रेत तुरंत ही ग्रेट वाइट चट्टानों में बदल गई। ये पेट्रीफाई था, अर्थ एलिमेंट का एडवांस्ड स्पेल। सामने की ओर चार्ज करने वाले दो मुंह वाले टर्टल बीस्ट ने पहले कभी यूनिक फोर्स नहीं देखा था। उसने अपने मजबूत आर्मर के साथ इसे रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही भूरी शेडो उसके ऊपर से गुजरी, वो एक डेड स्टेचू में बदल गया। दूसरा दो मुंह वाला टर्टल बीस्ट थोड़ा पीछे था और जब उसने पेट्रीफाई की पावर को देखा तो वो पूरी तरह से डर गया। भयभीत जीव अपने पेट्रीफाइड साथी को पीछे छोड़कर फायर पिलर हिल की ओर भाग गया। नाइस वन अंकल। जब दूसरा बीस्ट दूर भाग गया तब आहन डरावने दो मुंह वाले टर्टल बीस्ट के पास गया। उसने पेट्रीफाइड बीस्ट पर लात मारी और उसके टुकड़े कर दिए। आहन ने टुकड़ों को पीटना जारी रखा जैसे कि किक अकेले ही उसकी निराशा को बाहर निकालने के लिए काफी नहीं थी। ये हम पर लावा गिराने की कोशिश करने के लिए है। जब हम गुफा में फंस गए थे, ये हमारे रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करने के लिए है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, देखो तुम्हारे कितने टुकड़े हो गए हैं। समय बर्बाद करना बंद करो, चलो अब आदर्श की तलाश करें, समीर ने उसे याद दिलाते हुए टेंशन में कहा। ग्रुप जाने ही वाला था कि आर्यन ने उन्हें रोका। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे ग्रुप के साथ रहो, तुम्हें सेफ जोन में वापस भेजना इम्पॉसिबल है। वो कौन है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो? अपनी एबिलिटीज से तुम अपने दोस्त की लाश भी नहीं ढूंढ पाओगे। छुटकी ने राधा को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, उनकी मदद से आदर्श को ढूंढना हमारे लिए आसान होगा। पांचों आर्यन के ग्रुप के साथ मिल गए। सादिका का सिर नीचे रहा और जैसे ही वो ग्रुप के बीच में गई, उसने एक लाल घोड़े पर सफेद कपड़े में लिपटे एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति की काली आंखें उसे ही घूर रही थी। सादिका ने हैरान होकर कहा, माँ, आप यहाँ कैसे? सफेद कपड़े में लिपटे व्यक्ति ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने सादिका को अपने पास बुलाया, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला। सादिका ने खुशी से ग्रुप को लीड करते हुए अपने पिता की ओर देखा। उसने शुरू में सोचा था कि उसके हृदयहीन पिता ने अग्नि आपदा फल की खोज करना छोड़ दिया था और केवल अमीर रायजादा फैमिली में अपनी जिंदगी का आनंद लेना जानते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अग्नि आपदा के बाद उसके पिता उसकी माँ को खुद यहाँ लाएंगे। हालांकि उसके पिता जिन लोगों को लाए थे वे बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं लग रहे थे। उनमें से उसके पिता ही एकमात्र एडवांस्ड मैजिशियन लग रहे थे। सफेद कपड़े में लिपटा व्यक्ति सादिका की चिंता से वाकिफ था। उसने धीरे से समझाया, सैंड रिवर अचानक ही बेचैन हो गई है, जो कि पश्चिम में किसी अननोन प्रेजेंस के कारण हो सकता है। यहाँ तक कि साइकिक मैजिशियंस भी उन्हें शांत नहीं कर सके।
ज़्यादातर गुटों ने ऐसे लोगों को भेजा है जिनका कल्टीवेशन कम है, ताकि वे सेंट रिवर को सेफली पार कर सकें। सिवाय तुम्हारे पिता को छोड़कर, शायद वो एकमात्र एडवांस्ड मैजिशियन है जो सेंट रिवर को पार करने में कामयाब रहे हैं।